उसका कटा सर जाफरकोट के बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ी के सामने किसी पहिए की तरह लुढ़कता हुआ मिला था। और यकीन नहीं करेंगे आप, जब पुलिस ने मुड़कर सड़क की तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई गाड़ी, इंसान या जानवर तक का साया भी नहीं था वहाँ। भोलू ने जो भी सुना था उसने आकर गांव के कुछ लोगों के सामने उगल दिया, लेकिन गांव का कोई भी इंसान सामने खड़े भोलू की इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। कल रात हुई इस घटना का सबूत भी तो नहीं था। ये तो बस भोलू था जो जाफरकोट के पुलिस थाने में सबको चाय पिलाता था और वहाँ की खबरें किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर की तरह गांव के लोगों को देता रहता था। सुबह की पहली चुस्की के साथ लोग उसकी बातें सुनते, फिर आपस में कुछ बहस करने लग जाते। लेकिन आज जो भोलू खबर लाया है उस पर किसी ने कोई बहस नहीं की। लोगों के जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरों को देखकर भोलू ने चाय के खाली ग्लास उठाए और बड़बड़ाते हुए बोलने लगा। हाँ, मत मानो मेरी बात, मुझे क्या, थोड़े दिन में अखबार में छपेगा ना, तब आना मेरे पास। आगे क्या हुआ करते हुए। भोलू के जाते ही एक 70 से 80 साल के गुरुंग दादू ने घबराते हुए उस भीड़ से उठकर और उसने कांपते हुए लोगों से कहा, ये वही है, अपनी बेटियां संभालो। ये सुनते ही वहां बैठे कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाए वो सवालिया नजरों से लोगों को देख रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ वहां आया, सुगना ने आत्महत्या कर ली, वो वहां पेड़ पर लटकी हुई है। 8 से 10 लोगों की ये भीड़ अब तक एक खबर को पचा नहीं पा रही थी और अब एक और खबर। सभी लोग उस आदमी के पीछे पीछे उस पेड़ के पास गए और देखा वहां एक औरत ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। जब लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया तो उसके हाथों में कुछ लिखा हुआ था। गांव में सबसे बड़े होने के नाते गुरुंग दादू उस लड़की सुगना की लाश के करीब गए और उन्होंने उसके हाथ में लिखे शब्द पढ़े। हाँ, कहा था ना ये वही है, मगर उसने सुगना को क्यों? गुरुंग दादू ने कुछ सोचा और फिर गांव के नाई बिज्जू से कहा, तू तो पुराना है ना बिज्जू, तू तो जानता है क्या करना है, जा सामान लेकर आ, और हाँ, खबरदार किसी ने पुलिस को कुछ बताया तो। आसपास की भीड़ ये सुनकर बहुत हैरान थी। लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था और फिर कुछ ही देर में बिज्जू भागकर एक थैला लेकर आया। उसने उस्तरा निकाला और सुगना के सर से सारे बाल उतारने लगा। गांव के कुछ लोग तो जानते थे कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी सवालों से भरे हुए थे। गुरुंग दादू ने सबको समझाते हुए कहा, बिज्जू ये बाल आप सबको देगा। आपको ये बाल अपनी बेटियों की चोटी में गूंथने हैं, उसके बाद ये बाल लाल रंग के हो जाएंगे। इससे आप अपने घर के बेटों और अपनी जान बचा पाओगे। और इसके अलावा क्या नहीं करना है ये आप लोग जानते हैं ना। वो काम कानूनी भी गलत है, लेकिन कानून से पहले वो आपको ये सजा देगी और फिर आप नहीं बच सकते। ये कहकर गुरुंग दादू ने बिज्जू को इशारा किया और सुगना का अंतिम संस्कार भी किया। शाम तक जाफरकोट के हर घर की बेटी की चोटी में लाल बाल चमकने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो इसे अंधविश्वास या गैर कानूनी मान रहे थे। असल में वो जाफरकोट की ये सच्चाई नहीं जानते थे। ये रात जाफरकोट के लिए बहुत बड़ी रात थी। कल की सुबह सब कुछ ठीक भी हो सकता था और सब कुछ बर्बाद भी। रात के अंधेरे में बिज्जू ने अपनी बेटी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और उसके चमकते हुए लाल बाल को देखकर कहा, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए अपनी बेटी को। तुझे कुछ नहीं होगा, अब हम ठीक हैं। बिज्जू ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसके घर पर दस्तक हुई। बिज्जू ने दरवाजा खोला तो सामने गुरुंग दादू खड़े थे। उन्होंने बिज्जू के हाथ में एक संदूक दिया और कहा, जो लोग अब भी इसे मजाक समझ रहे हैं उन्हें कल सब कुछ पता चल जाएगा, और फिर भी लोगों को समझ में ना आए तो तू ये सबको बता देना, मुझसे अब ये नहीं होगा। बिज्जू ने गुरुंग दादू को इस तरह कमजोर और बेसहारा तब देखा था जब उन्होंने अपनी 12 साल की बेटी को अग्नि दी थी। उनकी आंखों में आज भी वो आग भड़कती हुई दिखाई दे रही थी। तभी गुरुंग दादू को वो आवाज आई,
गुरुंग दादू ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आ गई वो। सालों बाद भी कुछ नहीं बदला इस दुनिया में, और उसे भी शांति नहीं मिली शायद। कल मिलते हैं। ये कहकर गुरुंग दादू वहां से चले गए और बिरजू ने संदूक लेकर अपने घर पर रख दिया और अपनी बेटी के पास जाकर सो गया। वो आवाज बिज्जू के घर के बाद राम स्वरूप के घर और फिर उसके बगल वाले सुरेश सैनी के घर, और ऐसे करते करते पहुंची किशोर शर्मा के घर। हर घर की तरह उस आवाज को वो चमकता हुआ बाल किशोर के घर पर नहीं दिखा। उसे दिखाई दी एक बच्ची, लेकिन उसके बालों में कोई भी लाल बाल नहीं था। और यहाँ से शुरू हुआ उस आवाज का असली काम। किशोर की बेटी पिंकी 9 साल की थी। उसने किसी के हंसने की आवाज सुनी और उठकर यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने पास ही सो रही अपनी माँ को जगाया और कहा, माँ माँ, कोई हंस रहा है, कौन है वो? पिंकी की माँ ने नींद में करवट ली और पिंकी से कहा, सो जा पिंकी, कल सुबह स्कूल जाना है बेटा, सो जा चल। इतने में वो हंसने की आवाज फिर से आई, लेकिन पिंकी की माँ ने आंख खोले बिना पिंकी से कहा, एक तो सारा दिन खीखी खीखी करती रहती है, सो जा, नहीं तो पापा छोड़ आएंगे तुझे बाबा के पास, चल सो जा। हंसने की आवाज फिर से आई, आखिरी बार। और फिर सुबह सुबह किशोर भागते हुए गुरुंग दादू के घर के पास पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, दादू दादू दादू, मेरी बेटी, दादू वो कहाँ गई? दादू गेट खोलो दादू। किशोर जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा। तभी उसने देखा कि कुछ लोग और उसके पीछे खड़े थे और वो भी दादू को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। गांव की कुछ 5 लड़कियां गायब थी। किसी की उम्र 9 साल तो कोई 18 साल की थी। सबके परिवार वाले गुरुंग दादू के पास अपने सवालों का जवाब लेने आए थे। तभी किसी ने जोर से कहा, तोड़ दो ये दरवाजा, कहाँ है हमारी बच्चियां, कहाँ है गुरुंग दादू? कुछ ही देर में लोगों ने गुरुंग दादू के घर का दरवाजा तोड़ दिया और जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो गुरुंग दादू अपनी खाट से नीचे गिरे हुए थे। उनकी सांसें बहुत तेज थी, लेकिन उनकी आंखों में एक शांति सी दिखाई दे रही थी। लोगों ने दादू को उठाकर खाट पर लेटाया, लेकिन दादू अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने दम तोड़ते तोड़ते कुछ कहा, सुमति। अपनी बेटी सुमति का नाम लेकर गुरुंग दादू ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन ये सुनकर वहां इकट्ठे हुए लोगों में से एक सोम लाला डर गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सुमति, सुमति आ गई है फिर से, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? अब आसपास और लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोग सुमति का नाम सुनकर डर गए थे। तभी भोलू वहां आया और एक खबर लेकर आया। उसने गुरुंग दादू को देखा और फिर सबसे कहा, कल रात फिर से एक कटा हुआ सर गांव के बॉर्डर के पास तालाब में मिला। पुलिस का कहना है ये लोग क्रिमिनल हैं, सालों से इन्हें पकड़ा नहीं गया। वो 3 दिन पहले ही जाफरकोट आए थे। उनकी पूरी टीम यहाँ से लड़कियां खरीदकर भारत के बॉर्डर से पार भेजते थे। ये 4 लोग हैं, जिनमें से 2 एक कटे सर मिले हैं और बाकी 2 ने खुद आकर अपना गुनाह कबूल किया है। भोलू की ये बात सुनकर किशोर ने सवाल उठाया। गुस्से में भोलू की शर्ट का कॉलर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, तो इसमें हमारी बेटियों की क्या गलती है? क्या उन लोगों ने हमारी बेटियां गायब की हैं? ये सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा? तभी बिज्जू वहां आया और उसने किशोर को पूछा, आपने अपनी बेटी की चोटी में वो लाल बाल वो बांधे थे? किशोर ने बिज्जू को बड़ी गंदी नजर से देखा, जैसे कि वो बिज्जू को जाहिल समझ रहा हो। किशोर ने गुस्से में कहा, क्या बाल वाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी मरी हुई औरत के बाल को मैं ऐसे अपनी बेटी की चोटी में, ऐसा कौन करता है? ये सुनते ही कुछ और लोग आए और कहने लगे कि उन्होंने भी अपनी बेटी की चोटी में वो बाल नहीं बांधे। और अचंभे की बात ये थी कि उन्हीं लोगों की बेटियां गायब थीं। बिज्जू ने सबके सामने गुरुंग दादू का दिया हुआ संदूक रखा और कहा, आप लोग इस गांव में नए हो या शहर से वापस लौटे हो, आप लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन वो जानती थी। आपको अपनी बेटियों की रक्षा करना नहीं आता, लेकिन उसे आता है। किशोर और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किशोर ने चिल्लाकर पूछा, क्या क्या बकवास कर रहे हो?
हमें रक्षा करना नहीं आता तो किसे आता है? बिज्जू ने संदूक से कुछ पेपर्स और कुछ तस्वीरें निकालकर किशोर के हाथ में दी और लोगों को इस गांव का एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सुमति को आता है रक्षा करना। आज से 50 साल पहले सुमति 10 साल की थी। गुरुंग दादू की बेटी। गुरुंग दादू के छोटे भाई राजन ने उसे कुछ चंद पैसों के लालच में बेच दिया था। सुमति वापस कभी नहीं मिली। दादू ने पुलिस में कंप्लेन की, यहाँ वहाँ हर जगह खोज की, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन फिर 10 साल बाद राजन का सच सामने आया, जब राजन का सर कटा हुआ गुरुंग दादू के घर के पास मिला। सुमति की खिलखिलाहट दादू को ही नहीं, आसपास सबको सुनाई दी। वो पहले खूब हंसी और फिर एकदम से उसकी हंसी खत्म हो गई और उसने सबको बताया कि वो इस गांव में बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन उसके चाचा राजन उसे शहर के बाहर कुछ आदमियों के पास ले गए। उन आदमियों ने राजन चाचा को कुछ पैसे दिए और राजन उसे वहीं उन आदमियों के साथ छोड़कर चला गया। उन आदमियों ने 10 साल की सुमति को एक ट्रक में डाला और उसे नेपाल के बॉर्डर से पार किसी अनजान देश में किसी कोठे पर बेच दिया। वहां उसके साथ जो हुआ वो बता नहीं पाई। उसने कुछ तस्वीरें और कुछ खत राजन के कटे सर के पास रखे थे, जिन्हें सबूत मानकर गुरुंग दादू ने संभाल कर रखा है। इसके बाद कई साल तक सुमति ने इस गांव की लड़कियों की रक्षा की। और फिर बिज्जू की ये बातें किसी कहानी की तरह हर कोई सुन रहा था। बिज्जू ने गुरुंग दादा के शरीर पर चादर उड़ाई और आगे कहा, फिर कई साल बाद एक और सर कटा हुआ मिला, यही गांव के मंदिर के पास, मोहन सैनी का। उसने अपनी ही बेटी को बेच दिया था, जिसकी सजा सुमति ने उसे उसका गला काट कर दी। और उसकी पत्नी जानकी ने अंत समय तक अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मोहन सैनी ने उसे भी मार डाला था। अपने आप को बचाने के लिए उसने जानकी को पेड़ पर टांग दिया, जिससे सबको लगे कि उसने आत्महत्या की थी। लेकिन सुमति ने आकर सबको बताया कि सच्चाई क्या है। लेकिन तब तक सुमति की शक्तियां कमजोर होने लगी। किसकी जान बचाई जाए अब वो देख नहीं पाती थी। इसीलिए उसने जानकी को पवित्र आत्मा बताया और लोगों से कहा कि उसके बाल लेकर घर की बेटियों की चोटी बनाई जाए। चमकते लाल बाल को देखकर वो उनकी रक्षा करेगी, ये उसका आखिरी वादा था। लेकिन फिर कभी ऐसी कोई घटना इस गांव में नहीं हुई और सब सुमति को भूल गए। किशोर ने बीच में ही बिज्जू को टोका और कहा, तो फिर सुगना को क्यों मारा? क्या उसने भी अपनी बेटी? बिज्जू ने भोलू की तरफ देखा, जो अंदर की सारी खबर उसे बता चुका था। बिज्जू ने किशोर के साथ साथ सबको सच बताया। अभी 1 हफ्ते पहले सुगना के भाई ने अपनी भांजी को ऐसे ही बेच दिया था। उसके साथ गलत काम किया। वो जो सर कटा हुआ मिला था पुलिस को, वो सुगना के भाई का था। और फिर ये बात जब सुगना को पता चली तो उसने अपनी जान ले ली। और फिर एक बार सुमति ने सुगना के जरिए इस गांव की बेटियों की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन आप लोगों ने गुरुंग दादू की बात नहीं सुनी। और अब बिज्जू की ये बातें पूरा गांव बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन अब गांव से गायब हुई वो 5 लड़कियां कहाँ हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में जोर जोर से गूंज रहा था। और तभी सभी लोगों ने मुड़कर देखा तो पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पर आईं और पुलिस के साथ उसमें गांव की वो 5 लड़कियां भी थीं। पुलिस ने गांव वालों को बहुत परेशान देखा और बताया, ये लड़कियां कल देर रात हमारे पुलिस स्टेशन आईं और इनके साथ एक औरत भी थी, सुगना नाम की। सुगना ने कहा कि ये लड़कियां रास्ता भूल गई हैं। इन लड़कियों से पूछा गया तो ये अपना घर का पता नहीं बता पाई, बस चुपचाप बैठी रही। सुबह हुई तो सुगना हमें कहीं नहीं दिखी, लेकिन इन लड़कियों ने अपने एड्रेस बताए और हम इन्हें यहाँ ले आए। ये कहकर पुलिस वहाँ से चली गई और सबको एक बार फिर सुमति पर विश्वास हो गया। उसने सुगना की मदद से लड़कियों को सुरक्षित रखा। रात को सबने अपनी बेटियों के बालों में वो लाल बाल बांधे और तभी एक आवाज़ आई।